टाइम स्टडी जो है मैं शुरू करूं टाइम स्टडी का? यस सर, बोलिए सर, क्या कह रहे हैं सर? मैं टाइम स्टडी मैं शुरू कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारी जो है स्टडी वो टाइम स्टडी है। ये दिखाई पड़ गया आपको? टाइम स्टडी is the technique of establishing an allowed standard time to perform a given job. This is based upon measurement of work content, where due allowances are given for fatigue and personal and unavoidable delays, and worker is assumed to be capable, healthy वर्कर। मतलब टाइम स्टडी जो है एक प्रोसेस है जिससे कि हम एक केपेबल, हेल्दी, स्किल्ड वर्कर, नॉर्मल वर्कर से कोई काम करवाते हैं और हमको ये मालूम होता है कि वो कितनी देर में उस काम को करता है। अगर उसकी स्पीड नॉर्मल है और हम उसकी फैटीग के लिए अलाउंस देते हैं, पर्सनल नीड मतलब बाथरूम जा रहा है, पानी पी रहा है, उसके लिए टाइम देते हैं, और वो डिले जो उसके हाथ में नहीं है उसको काउंट नहीं करते हैं, तो वो जो टाइम आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। तो वो जो टाइम, जो स्टैंडर्ड टाइम निकालने की प्रक्रिया को हम टाइम स्टडी बोलते हैं। The method of identifying the standard time of doing a job is called as time study. The method of determining the standard time of doing a job is called as time study. ठीक? तो अब आप बताएं कि मोशन स्टडी और टाइम स्टडी में क्या डिफरेंस, कोई बच्चा बोलेगा इसमें से क्लास में? कोई बताए क्या फर्क है मोशन स्टडी और टाइम स्टडी के बीच में? बोलो भाई। बोलो। कोई बोला है कि बच्चा को बता रही है सर? हाँ बोलो। तो टाइम स्टडी में सिर्फ टाइम कंसीडर करते हैं। हाँ। और सर मोशन स्टडी में जैसे एक्टिविटीज वगैरह होती है जहाँ पे डिले होता है, ऑपरेशंस में सब कुछ कंसीडर किया जाता है। और टाइम स्टडी में वही टाइम, एक एक इवेंट पे कितना टाइम लगा उसको देखते हैं सर। तो मोशन स्टडी में जो मूवमेंट हो रही है उसकी प्रोडक्ट की वो स्टडी किया जाता है। जैसे कहीं कहीं जैसे सर प्रोडक्ट मूव कर रहा है बट वहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, तो वो भी सर मोशन स्टडी में कंसीडर किया। टाइम स्टडी में हम स्टैंडर्ड टाइम होता है। हाँ बहुत अच्छी बात बोल रहे थे हम। हाँ बोलो, अच्छी चीज बोल रहे थे। स्टैंडर्ड टाइम हम निकालते हैं टाइम स्टडी से। गुड। टाइम स्टडी में हम स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं। हाँ। और मोशन स्टडी में
पूरा जॉब का टाइम रहता है, उसमें मूवमेंट और सारा परफॉर्म जितना भी एक्टिविटी होती है सबका टाइम होता है। मोशन स्टडी में जो वर्कर किस तरह से काम कर रहा है उसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं। एक तो तुम समझो, आपने एक कोई पार्ट बनाया और पार्ट को आपने कहा कि भाई वर्कर जो है इसका ये प्रोसेस होगा, ऐसे टर्निंग होगी, ऐसे मिलिंग होगी, इतनी देर ये होगा, इसको ऐसा पकड़ा जाएगा, टूलिंग ये होगी, जिग्स ये लगेंगे, फिक्सचर ये लगेंगे, सब बताया आपने। तो एक आपने प्रोसेस बता दिया कैसे काम होगा, ये तो है उसका मोशन स्टडी। अब आपने प्रोसेस बता दिया, प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर दिया और वर्कर का आपको आइडिया हो गया कितनी देर में वो काम हो रहा है। आपने वीडियो बना ली, आपको मालूम हो गया कि भाई 10 सेकंड में एक जॉब बन जाती है, ठीक, या 10 मिनट में एक जॉब बन जाती है। ये तो आपका है मोशन स्टडी। जो वर्कर काम को कर रहा है उसके मोशन को स्टडी करना मोशन स्टडी। और वही जो है आपने कहा कि भाई ठीक है ये 10 दिन भर में कितने जॉब बनाता है, तो अब आप जो है आप उसको मोशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड वर्कर है, स्टैंडर्ड वर्क काम है और सब टूलिंग है, चीजें हैं, वर्कर हेल्दी है और उसका अलाउंसेस भी आप दे रहे हैं भाई 5% खाना पीने जाने के लिए, 5% पेशाब जाने के लिए, पानी पीने के लिए, और आपका जो अगर डिले होगा अवॉइडेबल तो आप माना जाएगा, अनअवॉइडेबल डिले आपके टाइम में नहीं आएगा। तो मालूम पड़ा कि भाई वो 8 घंटे में कितने पीस बना रहा है। अब उसने 8 घंटे में मान लिए 4800 पीस बनाए, तो 10 सेकंड में एक पीस, 1 मिनट में 60 पीस बनाए, जितने पीस ही बनाए। तो आपने कहा कि एक उसका स्टैंडर्ड टाइम जॉब का ये है। मान लीजिए उसने 8 घंटे हैं, तो 8 घंटे में कितने मिनट हुए, 480 मिनट हुए, ठीक। अब मान लीजिए जॉब बनाए उसने 480 जॉब बनाए, तो हर 1 मिनट में एक जॉब बनाया, तो आपका स्टैंडर्ड टाइम काम करने का 1 मिनट हो गया। आप यहां पर टाइम निकाल रहे हैं काम करने का। तो देखिए अप्रोच में बड़ा फर्क है। ये जो मोशन स्टडी है वो पहले आपके मोशन को स्टैंडर्डाइज करती है और टाइम स्टडी जो है वो सिर्फ आपकी आउटपुट को काउंट करती है। तो मानी बात है प्रोसेस बेस्ड अप्रोच हमेशा बेटर रहेगी। आप कोई बताए इंडस्ट्री में क्या होता है? इंडस्ट्री में ना प्रोसेस बेस्ड होती है ना ये, दोनों मिला के होता है। कोई बताएगा क्या होता है? कोई बताए बच्चा क्लास में? बोलो भाई, बोलो। बोलो भाई, बोलो कि क्या होता है इंडस्ट्री में? Anybody in the class? बोले भाई यार अब तो सब क्लास पूरी लगता है सब गायब हो जाती है, सब लगता है चाय पीने चले गए सारे सारे। क्यों भाई? यार चाय पीने मत जाया करो इतना ज्यादा, भाई गलत बात है। अच्छा एक बार बताओ तुम लोग कि तुम लोगों के यहाँ कोरोना क्या हालचाल है? क्यों कोरोना क्या हालचाल है आजकल? कोरोना सर मनाली गया हुआ सर आज के घूमने। ये कौन बच्चा बोल रहा है ये? उसको दिखना चाहते हो कौन बोल रहा है भैया? सर मैं ही बोल रहा था, ललित बोल रहा था। ललित यार सही, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम तो घर से भी नहीं निकल पाए, किसी अपने घर जाना था, मतलब हमको तो हमारा घर तो बंद ही पड़ा, ताला लगा हुआ है, उसमें कोई रहता ही नहीं है, बड़ा अफसोस लगता है। तो मैं किसी साहब के घर आ रहा था, हमने कहा चलो अलीगढ़ ही घूम के आते हैं, मनाली नहीं जाते हैं। तो अलीगढ़ घूम के आते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले भाई घर मत आइएगा। तो हमने कहा होटल ही चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली लोग जो है रिसोर्ट्स यहाँ वहां भाग रहे हैं। क्या ख्याल है? सही कह रहा है ये, लोग जो है यहाँ वहां भाग भाग के मतलब जाके टाइम पास कर रहे हैं। लोग परेशान हो गए घरों में बंद होके। मैं एक दिन बल्कि खाना खाने गया, कनॉट प्लेस गया, तो एक होटल है पद्मावन,
तो उसने 500-500 रुपए का डोसा खिलाया और बिल्कुल बेकार, और भरा हुआ रात के 10 बजे, बिल्कुल भरा हुआ फुल, सैकड़ों लोग बैठे हुए, एक एक सीट पे 2-2 लोग बैठे हुए। क्यों? लोग इतना परेशान हो गए हैं घरों से कि लोग बाहर निकलना चाहते हैं। तो पनेला जो है कोरोना आजकल मनाली गया हुआ है। हाँ, तो ये तुम्हारा सही हिसाब किताब है। सारवन भवन में भी मिलता है सर डोसा, वहाँ सीपी में देखो उसके बराबर में पद्मनाभन भी है। सवर्णा भवन में ज्यादा भीड़ होती है। देखो सबसे अच्छा जो मिलता है वो, तो मगर मैं बुरा मत कहूं तो घर में ही मिलता है, क्योंकि घर में जो डोसा बनता है इसमें दाल होती है, और जो ये सब जो डोसा खिलाते हैं ना, ये इसमें 3rd ग्रेड चावल होता है और सूजी होती है। और घर में जो डोसा बनता है उसमें बहुत से आप आलू है, उसमें प्याज रखें ना रखें, आपके पास चीजें होती हैं। वहां पे तो बड़ा अजीबोगरीब हिसाब किताब है, कोई क्वालिटी नहीं, मैनेज नहीं है। और एक और है, एक सबसे अच्छा जो मुझे लगा, एक और है, एक सागर रत्ना सर, सागर रत्ना है, उदीपी है, सब नॉर्मल है ये तो। एक और है जो बहुत ही अच्छा बनाता है, महंगा है काफी, सबसे महंगा टॉप एंड पे वही है। कौन सा है? तोदे, क्या नाम है, एक है हौस खास में है उसका, हौस खास में अच्छा होटल है वो। हाँ, वो अच्छा डोसा बनाता है, उसका सबसे अच्छा होता है दिल्ली के अंदर। मतलब वो डोसा और इडली और इसका खाना ही सबसे अच्छा वो बनाता है। वो क्या है? वो है उडुपी उदीपी नहीं, और हम बोले उसे ही कुछ है नाम उसका, कुछ साउथ इंडियन नाम है। क्या नाम है उसका? नैवेद्यम सर, नैवेद्यम। हाँ, ये किसने बताया? ललित ही बोल रहा हूँ सर। हाँ, ललित ने बताया। तुम लगता है खा भी क्या आए हो वहां पे? है नहीं खाया सर। नैवेद्यम तो मैंने काफी खाया, कई वो हौस खास में है, रेस्टोरेंट है, IIT के अंदर जाके सामने अंदर जाके है। वैसे और भी जहाँ खुल गया है नैवेद्यम, लेकिन नैवेद्यम का जो क्वालिटी है वो बेस्ट है दिल्ली के अंदर। तो मतलब सबसे अच्छा, वैसे सबसे अच्छा डोसा घर ही का होता है, मगर ये है कि हम लोग घर पे खाते नहीं। डोसा ऐसा सामान है जिसकी कॉस्ट 10 रुपए होती है, जिसको आप किसी भी टाइम कितने के भी बेच सकते हैं। साउथ में मुझे कुछ लोग मिले, उन्होंने बताया कि डोसा जो है वो 2 रुपए का बनता है, 2 रुपए का, और जितना खराब चावल होगा उसका इतना अच्छा डोसा बनता है। मोटा चावल और बिना घी, बहुत ज्यादा घी भी नहीं पड़ता है, और आप चाहे आलू डालें ना डालें, निकाल लें। और सब्जियों में भी आप, अगर आप ड्रम स्टिक्स नहीं डाल रहे हैं और आप अच्छी सब्जी नहीं डाल रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं, बहुत खर्चा नहीं होता उसमें। और चटनी में भी अगर आप ना डालें अच्छी नारियल की तो बेकार हो जाती है। एनीहाउ, दैट इज समथिंग आई एम टेलिंग यू, दैट टेल्स दैट पीपल वांट अ चेंज। हम सभी लोग नॉर्थ इंडियन हैं, हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे खाने में डोसा नहीं होता ना, हम चेंज चाहते हैं। घर में बैठे बैठे लोग परेशान हो रहे हैं, तो लोग चेंज के लिए बाहर आ रहे हैं। तो अब टाइम स्टडी में और मोशन स्टडी में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। उस डिफरेंस के बाद में अब आप टाइम स्टडी का मेथड स्टडी करेंगे, कैसे किया जाता है। ये इसमें आप टाइम का रिकॉर्ड करते हैं, उसका वर्कर का रेट कितनी स्पीड से काम कर रहा है उसको रिकॉर्ड करते हैं, और उसको नेसेसरी आप फटीग का और इसका क्या कहते हैं पर्सनल अलाउंसेस देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम टाइम स्टडी बोलते हैं। इसके लिए हम स्टॉप वॉच को यूज करते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग स्टॉप वॉच टाइम स्टडी बोलते हैं। स्टॉप वॉच को यूज करते हैं ना, तो दिस इज समथिंग व्हाई वी कॉल्ड एज टाइम स्टडी। तो स्टॉप वॉच टाइम स्टडी जो है वो tells you how long it takes for an normal worker, average worker, to complete a task at a normal pace मतलब rate benchmark। तो आप एक नॉर्मल वर्कर नॉर्मल काम कर रहा हो तो कितनी देर में एक काम को पूरा करेगा, ये होता है आपका स्टॉप वॉच टाइम स्टडी मेजर करती है, यही स्टैंडर्ड टाइम होता है। तो नॉर्मल वर्कर क्या होता है, एक तो एक्सपीरियंस हो, ठीक ठाक हो, एक बहुत
काम ना करता हो, बहुत बिल्कुल नाकारा ना हो, एक नॉर्मल वर्कर हो, बीच का वर्कर, जो कि आप चाहते हैं इंडस्ट्री में वैसा वर्कर काम करे, ठीक है। तो वो उस वर्कर को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल वर्कर, ठीक। तो स्टॉप वॉच टाइम स्टडी में हम का पर्पस है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, और हम टाइम की निकाल लेते हैं एक की आउटपुट क्या है आपकी, आउटपुट के बाद में कैपेसिटी से हम ब्रेक इवन एनालिसिस निकाल सकते हैं, हम सारे काम कर सकते हैं, कैपेसिटी ही मालूम हो जाती है। कैपेसिटी के बाद में आप प्लांट लेआउट, फैसिलिटी लेआउट सब कुछ कर सकते हैं। फिर से आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यूनिट आउटपुट रेट देता है टाइम स्टडी, ठीक। तो इसका जो फायदा है वो ये फायदा है, देखिए लिखा हुआ है इसमें, डिटर्मिनिंग शेड्यूल एंड प्लानिंग वर्क। दिखाई पड़ रहा है ना? नहीं सर, शेयर नहीं हो रहा है अभी सर। वाह भाई वाह, इतनी अच्छी क्लास। 5-10 मिनट पहले तक हो रहा था सर, उसके बाद गलती हुई ना, मैंने एक वो कर रहा था, कुछ और स्लाइड लगा रहा था, तो मैंने गलती से ना वो ये स्लाइड पे रह गया। देखो चलो मैं फिर से दिखाता हूँ। ये तो आपको मैंने बताया था टाइम स्टडी क्या होती है, स्टॉप वॉच टाइम स्टडी क्या होती है, और उसके बाद में एक एवरेज वर्कर नॉर्मल पेस पर काम को, कंप्लीट टास्क को वो नॉर्मल पेस पे कैसे दिखता है, और नॉर्मल ऑपरेटर क्या होता है, क्वालिफाइड थॉरोली एक्सपीरियंस ऑपरेटर होता है, उसको नॉर्मल। सर अभी भी नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा सर, क्या नहीं। अब आ गया, सॉरी, ये हमने शायद गलती से, ये हमने तीनों बार में हमने इसको वो किया ना, शेयर किया, लेकिन हमने शेयर करने में पीपीटी को नहीं खोला था। पीपीटी, अब मैंने पीपीटी खोल दी है, ठीक। अब आ रहा है ना? अब आ रहा है ना आपके पास? यस सर। यस सर। अच्छा, मैं पूछा था आप लोगों से, कोरोना का कैसा हाल है आप लोगों के यहाँ पे? क्या आपको लगता है थर्ड वेव आएगी? क्यों भाई, कोई आपको लगता है थर्ड वेव आएगी? सर लगता तो कुछ भी नहीं था, बट सब होता ही गया। अभी भी लग नहीं रहा कि आएगी, लेकिन हो सकता है कि आ ही जाए। नहीं, अभी मैं आजकल मुझे बहुत मसला है, सेकंड वेव का ही पता नहीं था कि आएगी, वो आई गई। नहीं पता था सर। जैसे सेकंड वेव जो थी, मतलब बता रहे हैं, इसकी कोई किसी को गुमान नहीं था कि आएगी, इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं थी। अब ये थर्ड वेव आने वाली नहीं है, ये आएगी, ये पहले से ही दिमाग में भर दिए। देखो ऐसा है, एक बार बताएं तुमसे कि आप लोग तो बेचारे रोजी रोटी वाले आदमी हो, आप लोग दिन भर अपनी परेशानियों में परेशान होते हो, जब टाइम मिलता है पढ़ाई करते हो, नहीं तो घर के काम करते हो, है ना? जिंदगी में अपने पढ़ाई कर रहे हो, अपनी बेहाली में हो, और तुम में से ज्यादातर लोग वो हैं जो कि मतलब मेरे ख्याल से इधर उधर देखते भी नहीं होंगे, अपने घर के बाहर जाके कुछ करते भी नहीं होंगे। मतलब इतनी मुश्किल होती है जिंदगी, 4 साल बीत के कि आदमी इधर उधर कोई काम नहीं करता है। यहाँ मैं बताऊँ आपसे कि आप जब स्टडी करेंगे तो बाहर के कंट्रीज में कैसे कोरोना को फाइट किया जा रहा है। तो इंडिया से पहले ब्राजील है, सब जहाँ पर सेकेंड वेव आई तो बहुत बुरी तरह लोग मरे, ऑक्सीजन की बेइंतहा कमी हो गई, बेहाल हो गए लोग। सेकेंड वेव आई थी इंडिया से पहले, तो जब वो आई वेव अगस्त में आई, कहीं पे अगस्त में आई, कहीं पे जुलाई में आई, और उसको सब लोगों ने देखा। यूके में आई, अमेरिका में आई, बहुत लोग मरे। सेकेंड वेव, पहली वेव पहले आकर चली गई, सेकेंड वेव आकर फिर आई। तो हम लोगों ने इसको इग्नोर किया, हमारी गवर्नमेंट ने इसको टोटली इग्नोर किया। इग्नोर भी इसलिए किया क्योंकि आपके पास काम बहुत था। अभी तो आप लोगों को इलेक्शन देखना था, आप लोगों को गंगा नहाना था, फिर आप लोगों को और सब काम थे, टेढ़े मेढ़े काम थे, तो ये सब चल रहा था। सर WHO वार्न भी किया था, बट फिर भी उनकी बात नहीं की सर। जैसे ऐसा होता है कि हमारी उन्होंने भी वार्न किया कि हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं है, कूड़े में डाल दी गई हमारी बात। हमने कहा था कि ये चीज़ करो, बट कोई वैल्यू नहीं। मसला ये है कि ना जहाँ पर हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ये बयान। नहीं देखो, हमारी साइंस का हम लोग कोई साइंस की बात नहीं करते।
जब साइंस की बात नहीं करेंगे तो जो भाई देखो, एक कार तुम्हारे कंट्री में आ रही है, तुमसे पहले किसी और कंट्री में है, अब उस कंट्री में कैसे परफॉर्म कर रही है तभी तुम्हारी कंट्री में वैसे ही परफॉर्म करेगी। भाई मान लो वैगन आर एक सक्सेसफुल कार है जापान में, तो इंडिया में सक्सेसफुल रहेगी। तो जब सक्सेसफुल इंडिया में रहेगी तो आप उतना ही बड़ा प्लांट बनाएंगे, आप उसी हिसाब से स्पेयर्स रखेंगे, बाकी काम आप करेंगे। तो ये चीज होती है कि आप बाहर, आप देखते हैं कि बाहर कैसा काम हो रहा है। तो ये आपने बाहर की स्टडी करी, हम लोगों से पहले हर कंट्री में बुरा हाल हुआ, लोगों ने पूरा देखा। आप देखिए बांग्लादेश ने पूरी स्टडी करी, छोटा सा कंट्री है मगर इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, और उन्होंने देखा कि हालात खराब हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो उन्होंने इंडिया से ही ऑक्सीजन खरीदी, किसी हाल और जहां से नहीं खरीदी। इंडिया से ऑक्सीजन खरीदी, दवाइयाँ खरीदी, सामान खरीद के भर लिया कि सेकेंड वेव आएगी हमारे यहाँ। और उनके यहाँ वर्कर बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश का जो मेन काम है वो लोग कपड़े बना रहे हैं, वो लोग जूते चप्पल सामान बना रहे हैं, वो बेसिकली इंटरनेशनल सप्लायर हो रहा है। जैसे ताइवान है, वियतनाम है, वैसे बांग्लादेश भी हो गया है। बांग्लादेश भी जो है थाईलैंड की तरह से, वियतनाम की तरह से काम करता है, और वहाँ पर जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया, बहुत ज़्यादा। चाइना के बाद इसी का नंबर, चाइना के बाद इसी का नंबर। छोटा सा कंट्री है, पानी हर तरफ है, बेहाली है उनके यहाँ पे, वो शिप में अपनी सबसे ज्यादा सर उनके पास लेबर पावर भी बहुत ज्यादा है इस वजह से। हाँ लेबर तो ही है, बस लेबर तो इंडिया के पास कम थोड़ी है। क्या आप समझ रहे हैं इंडिया में लेबर कम है क्या? आप अगर भी आज भी आप टेक्सटाइल का काम चाहिए तो आप, मैं समझता हूँ कि पूरा उपला भर जाएगा टेक्सटाइल के काम से। बहुत आपके पास वर्कर है, बहुत काम है, कमी नहीं है आपके पास काम की, बट आपके पास में पॉलिसीज नहीं है जो उसको इनेबल कर रही है, सही मैनेजमेंट करें। तो वहाँ पर अभी कल वहाँ पे आग लग गई थी, बहुत लोग मरे। वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में सिर्फ कपड़े बन रहे हैं। तो ये बात थी कि दिस इज व्हाट दे वर डूइंग, और हम लोगों ने इसको इग्नोर किया क्योंकि हम लोगों को इलेक्शन लड़ना था, हमारे और काम थे, तो हमारी गवर्नमेंट ने ही इग्नोर किया। क्योंकि सेकेंड वेव आएगी तो हॉस्पिटल कौन बनाएगा, कौन खर्चा करेगा, कहाँ से पैसा आएगा, क्यों बातें होगी, सब बात की नहीं जाएगी। पब्लिक जो है अपने लड़ रही है, भिड़ रही है, मर रही है, अच्छा है। तो ना उन्होंने वादा किया था हेल्थ देने की, ना उन्होंने किया। तो ये अब उसी तरह से और कंट्रीज में थर्ड वेव आ रही है। यूके बंद हो गया है, कनाडा में बंद हो गया है, ऑस्ट्रेलिया में बंद हो गया, पूरा सब बंद हो गई है। जहां आप समझ लीजिए ऑस्ट्रेलिया में सारी मस्जिद मंदिर सब बंद कर दिए गए, सब बंद कर दिए गए, और वहां बहुत सख्ती हो गई है। हांगकांग में तो 21 दिन का क्वारंटाइन हो गया, सारी फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं। वो कंट्रीज में थर्ड वेव आ रही है और लोगों ने इसके लिए केयर कर रहे हैं। यूके में एकदम से एक दिन में केस डबल हो गए, एक दिन में केस डबल हो गए यूके में। थर्ड वेव आ रही है। थर्ड वेव जो है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट्स हैं और उसके आएगी। डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक वेरिएंट है, और उसकी जो वजह है थर्ड वेव आने की, ये वहां ज्यादा आएगी जहां पर कि लोगों ने वैक्सीनेट नहीं हुए। अगर आप वैक्सीनेट नहीं हुए हैं तो जो वायरस है उसके नए नए वेरिएंट आ रहे हैं। अगर आप वैक्सीनेट हो गए हैं तो वेरिएंट कम आ रहे हैं। ये स्टडी हो गई है, और ये थर्ड वेव का आना है। अब थर्ड वेव के आने के लिए आप देखिएगा, पढ़िएगा, स्टडी करिए कैसे कैसे कब कहाँ कैसे आ रही है। हम लोग फिर उसके बारे में बात करेंगे मतलब की, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको क्लास के बारे में थोड़ा सा आइडिया रहेगा। हम लोग चाह रहे थे जाते जाते कम से कम क्लास ऑनलाइन की जहाँ ऑफलाइन हो जाए। कुछ क्लास तो ऑफलाइन हो ही जाए ना, कम से कम अपना कॉलेज से है ना। ये क्या ये हो नहीं पाया। तो अब थर्ड वेव हम लोग कह रहे हैं कि थर्ड वेव लास्ट वीक ऑफ जुलाई से आएगी, और इसकी वजह जो होगी वो ये होगी जो लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे। जैसे अमेरिका है, वहां पे आधे से ज्यादा लोग फुल्ली वैक्सीनेट हो चुके हैं, फुल्ली। अब कुछ कंट्रीज में 100% लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, जैसे गल्फ कंट्रीज हैं, बिल्कुल हो गए। छोटे छोटे कंट्रीज हैं, यहाँ सब वैक्सीनेट हो गए हैं। अब आप सोचिए मलेशिया, इंडोनेशिया, ऐसा पूरी तरह से लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। थाईलैंड, हांगकांग, सब वैक्सीनेट हो गए लोग यहाँ। तो लोगों ने काफी वैक्सीनेशन हो चुका है, काफी जगह
और डबल मतलब फुल वैक्सीनेशन हो चुका है। हमारे यहाँ अभी 5% लोग वैक्सीनेट हुए हैं, बस 6% लोग फुल वैक्सीनेट हुए हैं और 9% लोग वन वैक्सीनेट। 2 डोज लग चुके हैं सर। ऐसे में तो शायद थर्ड डोज की भी बात हो रही है। अरे भैया थर्ड क्या, तो थर्ड डोज हो जो भी हो, क्या तो कमी नहीं ना हाँ, रिसोर्सेज। इसी वजह से थर्ड वेव को देखते हुए क्या जो पेंडेमिक आगे बढ़ रहा है ये और ज्यादा, इसकी वजह से थर्ड वेव के लिए होगा, थर्ड डोज के लिए। एनीवे तो अब बात है स्टडी जो है आपकी स्टॉप वॉच से होगी। इसमें एक एवरेज वर्कर कितना टाइम ले रहा है एक काम को करने का, वो आप मेजर कर रहे हैं। तो एक एवरेज वर्कर क्या है, इसको नॉर्मल वर्कर जो है वो क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस है और स्टैंडर्ड है। वो काम को पूरे दिन उसी पेस से कर सकता है, पेस समझते हैं, उसी स्पीड से पूरे दिन कर सकता है। ये नहीं कि आपको देख के तेज कर रहा हो आपके बाद धीमा कर रहा हो, ऐसा नहीं। पूरे तो ये आपका स्टैंडर्ड वर्कर है। तो इंपॉर्टेंस क्या है कि ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और आपकी रिलायबिलिटी बढ़ाता है और नंबर ऑफ आउटपुट निकाल लेता है। तो अगर इसका फायदा क्या है, आपके पास आउटपुट आ गई तो आप शेड्यूल बना सकते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग कर सकते हैं, कैपेसिटी निकाल सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं, कॉस्टिंग कर सकते हैं, बजटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग से पहले मालूम कर सकते हैं, मशीन कितनी चाहिए वो मालूम कर सकते हैं, उनकी मशीन की इफेक्टिवनेस मालूम कर सकते हैं कितनी बना रहे हैं। आप असेंबली लाइन डिजाइन कर सकते हैं, असेंबली लाइन को बैलेंस कर सकते हैं और लेबर कॉस्ट कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं। लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर एफिशिएंसी, लेबर परफॉर्मेंस, ओवरऑल टाइम, ये सब आप निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका जो स्टैंडर्ड टाइम है ये बहुत हेल्पफुल चीज है आपको प्रोसेस को, परफॉर्मेंस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप समझिए। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि क्या फायदा है, क्या फायदा है स्टैंडर्ड टाइमिंग का। ये 7 पॉइंट्स हैं, इनको समझ लीजिए कि क्या फायदा होगा। बेसिक जो सबसे बड़ा फायदा है कि ये इससे आपको एक स्टैंडर्ड मिल जाता है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है, आप कॉस्टिंग कर सकते हैं, कितना प्लांट बड़ा होना चाहिए, कितने वर्कर होने चाहिए, सब आप निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको आउटपुट, आपने कहा भाई ये क्लच प्लेट 15 मिनट में बनती है, तो 1 घंटे में 4 बनेगी, दिन भर में 32 बनेगी। आपको मालूम 32 की आपकी कैपेसिटी है और आपका ऑर्डर मान लीजिए 1000 का है पर वीक का, तो आपको मालूम है कि 32 एक दिन में बन रही है, तो एक वीक में 6 दिन में आपकी 150 बनेगी, 160 बनेगी। आपको अब 1000 का ऑर्डर करने के लिए आपको 8 मशीनें है, 7 मशीनें चाहिए, तो आप 7 लाइन बनाएंगे, उसी हिसाब से आप रैंप अप करेंगे या बाहर से खरीदेंगे या आप अप्लाई करेंगे। इस तरह से आपको सब मालूम, आपको आइडिया हो जाता है प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का तरीका मालूम हो जाता है। दिस इज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ए स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस जो है सिलेक्शन ऑफ टास्क टू बी टाइम, पहला है। अच्छा ऐसा है, मैं थोड़ा सा ब्रेक देता हूं आपको उसके लिए और फिर मैं भी आता हूं। अच्छा ठीक है, नमाज का ब्रेक देता हूं मैं आपको। ठीक है।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ भाई सही कह रहा है। बंद था ये तो हम देखा ही नहीं हमने, तो इतनी देर से मैं बोलता रहा, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, आप लोगों ने बताया भी नहीं मुझे। बताओ कितनी गलत बात है ये, 5 मिनट हो गए मुझे बोलते हुए। तो अरे बोला करो कम से कम मुझे, मैंने मतलब ना मैंने आवाज बंद कर रखी थी वीडियो के लिए, अब फिर जब मैंने बोलना शुरू किया मैं भूल गया उस चीज को। क्या भाई चलो अब मैं चलिए मैं फिर बात, क्योंकि ना बस में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी आपको कि प्रोसेस जो है, ये जो हमने आपको इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, टाइम स्टडी बिला वजह ना की जाए। आपके ऑफिस में प्रॉब्लम है, आपके शॉप फ्लोर पर प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन टाइम स्टडी नहीं होती। ये चीज आपको दिमाग में समझना पड़ेगा। What does time study suits your problem? है ना? एक मिनट जरा, मैं एक मिनट आ रहा हूं, बैक फोन आ रहा है मेरे, एक मिनट जरा वेट करिएगा, 1 मिनट। आवाज आ रही मेरी ना, कि आप टाइम स्टडी कर ही क्यों रहे हैं? तो वर्कर को आप हैरेस करने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने जॉब को ऑप्टिमाइज करने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं इसलिए आप टाइम स्टडी कर रहे हैं। और टाइम स्टडी वहां पर अप्रोप्रिएट टूल है। ऐसा है कि वहां पे आप कुछ और कर सकते थे, आप मोशन स्टडी करते, वर्क सैंपलिंग करते, आप वहां टाइम स्टडी कर रहे हैं, तो टूल आपका अप्रोप्रिएट है। तो अब आप किसकी टाइम स्टडी करेंगे, किस जॉब की करेंगे, उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको जो किस मेथड से करेंगे वो आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। किस ऑपरेटर की करेंगे, किस शॉप फ्लोर की करेंगे, आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। और डिटेल कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे उसके आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ठीक, अब आपने जो टास्क है उसको एलिमेंट में ब्रेक किया, टास्क को ऐसे एलिमेंट में ब्रेक किया जिसको आप आसानी से स्टडी कर सकें, तो वो ऑब्जर्वेशन प्रॉपर ले सकें और एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकें। ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन आपका आप प्रॉपरली ले सकते हो और एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हो, उसकी आप टाइम स्टडी करेंगे। ये एक चीज समझिएगा। तो आपने जॉब को स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रेक कर दिया, वो एलिमेंट जो फंडामेंटल लगे आपको, जिसको आप प्रॉपरली एक्यूरेटली ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो आपने कहा फिक्स ये है, वेरिएबल ये है। फिक्स वो है जैसे कि आपने शेफ्ट को आपने मशीन में लोड किया, तो वो फिक्स्ड है, चाहे शेफ्ट 3 इंच की हो, चाहे 4 की, चाहे 5 की हो, टाइम उतना ही लगेगा। लेकिन अगर टर्निंग कर रहे हैं तो जितनी बड़ी रॉड है उसका उतना टाइम लगेगा, वो वेरिएबल एलिमेंट है, टर्निंग वाला वेरिएबल एलिमेंट है। तो आप फिक्स्ड को वेरिएबल से अलग करेंगे। फिर आपने निकाला कितने साइकिल आपको ऑब्जर्वेशन लेना है। ये एक बड़ा टेढ़ा खेल है। ये जो है उसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से आप कितने साइकिल करते हैं, और आपने मान लीजिए फिर जब साइकिल करके उतने करके आप एवरेज करते हैं, वो आपका सेलेक्ट टाइम आता है। ठीक है, सेलेक्ट टाइम आ गया, फिर आप उसको स्टैंडर्ड रेटिंग निकालते हैं। अब वर्कर कैसे काम कर रहा है, स्लो कर रहा है, हाफ तेज कर रहा है, तो वो रेटिंग है, उसको रेट करते हैं। रेटिंग के फॉर्मूले होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, वेस्टिंग हाउस, स्किल स्कर्ट, कंडीशन, कंसिस्टेंसी, और बहुत तरह की रेटिंग सिस्टम होते हैं। और रेटिंग की मूवी दिखाई जाती है, लोग समझ जाते हैं, आप भी खुद आप जान जाते हैं कि भाई तेज चल रहा है, स्लो चल रहा है, काम अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है। तो आप खुद आपको काम करते करते आपके एक्सपीरियंस के साथ आपको आइडिया हो जाता है। तो आप रेटिंग करते हैं, रेटिंग का एक फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से आपने जो एलिमेंट टाइम आया आपका उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया रेटिंग फैक्टर से, और आपका एक नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम आ गया, रेटिंग टाइम आ गया। ठीक है, सबसे पहले आपका सेलेक्ट टाइम आया। आपने कहा कि 10 रीडिंग ली, 10 रीडिंग का एवरेज ले लिया। मान लीजिए वर्कर को आपने क्लच प्लेट को आपने कहा असेंबल करने को कहा, आपने उसको प्रोसेस बता दिया, सारे जिग्स फिक्सर टूल दे दिए, सामान दे दिया, स्टैंडर्ड सेटअप दे दिया, और वर्कर को अच्छे वर्कर को ट्रेन कर दिया। अब वो वर्कर ने काम करना शुरू किया, उसने 1 घंटे में 4 प्लेट लगाई, दिन भर में 32 प्लेट लगाई। तो ये उसका, अब आपने 10 बार स्टडी किया वर्कर को, तो आपने देखा कि 40 में बनाने में 150 मिनट लग रहे हैं। तो आपने कहा भाई 1500 मिनट लग रहे हैं, तो 15 मिनट में एक क्लच प्लेट असेंबल हो रही है।
तो आपने ये टाइम निकाला, ये सेलेक्ट टाइम है। सेलेक्ट टाइम को आपने कहा फिर वर्कर काम कैसे कर रहा था, स्लो था फास्ट था, तो आपने कहा ये 10% फास्ट काम कर रहा था, तो आपने इसको अकॉर्डिंगली कम करके आपने इसको रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। फास्ट कर रहा था या मान लीजिए आपको लगा ये स्लो कर रहा था 10%, तो 1.10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फास्ट था 0.9 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से आपने इसको रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल टाइम बनाया, आपने नॉर्मलाइज कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया। अब उसको जो है आपने स्टैंडर्ड रेटिंग करने के बाद में फिर आपने नॉर्मल टाइम आ गया, ऑब्जर्व टाइम इनटू रेटिंग फैक्टर। फिर आपने अलाउंस कहा कि भाई वर्कर काम कर रहा है तो पर्सनल अलाउंस, बाथरूम जाने के लिए, चाय पीने के लिए अलाउंस है, ठीक है, और तो वो आपने अलाउंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्टैंडर्ड टाइम आ गया। स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू नॉर्मल टाइम इनटू अलाउंस फैक्टर। अलाउंस फैक्टर क्या है, मान लीजिए आपने कहा 10% टोटल टाइम का अलाउंस फैक्टर हम देंगे, तो 100/100 माइनस 10%, तो अलाउंस फैक्टर हो गया। तो ये जो है आपने स्टैंडर्ड टाइम जो है नॉर्मल टाइम इनटू अलाउंस फैक्टर, इसको स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। और ये जो लिखा हुआ है ये गलत है, ऊपर वाला ये मैंने इसलिए लिखा कि आपको मालूम रहे कि ये गलत है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टाइम इज नॉर्मल टाइम इनटू अलाउंस फैक्टर, तो ये सही है, चाहे आपको कोई भी बताए। क्योंकि होता कि आईआईटीज में लेक्चर जो दे रहे हैं साहब बहादुर लोग, ये लोग अक्सर इनके स्टूडेंट्स लेक्चर बनाते हैं इनके लिए, और ये किताब से उसको फिर सुनाना शुरू कर देते हैं, स्लाइड्स बन जाती हैं, ये अपना पढ़ते रहते हैं बैठ के। कई बार इनको मालूम नहीं होता कि ये जो है सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, मगर स्टैंडर्ड बुक्स के हिसाब से यही है। स्टैंडर्ड टाइम जो है नॉर्मल टाइम इनटू अलाउंस फैक्टर, ठीक है, ये सबसे स्टैंडर्ड है। इस पे ये सवाल आता है यूपीएससी में और चीजों में, और ये आपका सही होना चाहिए, ठीक। ये आप समझिए स्टैंडर्ड टाइम, नॉर्मल टाइम, सेलेक्ट टाइम। सेलेक्ट टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, नॉर्मल टाइम क्या, ये आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, ठीक है। दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू एवरीबॉडी। तो अब इसके मेथड क्या होते हैं, टाइमिंग के कई मेथड होते हैं। स्नैप बैक होता है कि आपने जो है हर एक टास्क के बाद में आपने इसको वापस लिया, स्टॉप वॉच को वापस आ गई, तो स्नैप बैक होता है। और कंटिन्यूअसली आप टास्क पे टास्क चल रहे हैं तो कंटिन्यूअस होता है। एक्यूमुलेट में आप इकट्ठा सब देखते रहते हैं। अच्छा, तो ये समझिए स्नैप बैक होता है कि जब काम कंप्लीट हो गया आपका एक एलिमेंट, हर एलिमेंट को आप अलग अलग टाइम करते हैं। हर एलिमेंट को इसलिए टाइम करते हैं कि अगर आपका जॉब में कुछ चेंज हो जाता है तो एलिमेंटल टाइम आसान होता है, और हर एलिमेंट के लिए अलग अलग स्किल चाहिए होती है, तो इसलिए अलग अलग एलिमेंट के टाइम किए जाते हैं। स्नैप बैक मेथड होता है। फिर ये आपका कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअसली आप चल रहा है, आप उसको रीडिंग कर रहे हैं। एक्यूमुलेटिव में आपकी वैल्यूज एक्यूमुलेट हो रही हैं, आप उसको ले रहे हैं वैल्यूज को, एक्यूमुलेटिव टाइम है। तो ये आप स्नैप बैक, कंटिन्यूअस और एक्यूमुलेटेड मेथड, तीनों मेथड आप समझेंगे और इसको आप समझेंगे। स्नैप बैक हर के बाद वापस आना, कंटिन्यूअस एक साथ चलते रहना, एक्यूमुलेट में इकट्ठा होते रहना, ठीक। नंबर ऑफ साइकिल्स जो है ये फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से ये चलते हैं। फिर रेटिंग फैक्टर जो है रेटिंग फैक्टर जो है ये आपका इट इज बेसिकली कंपेयर द स्टैंडर्ड वर्कर टू अ नॉर्मल परफॉर्मेंस। तो ऑब्जर्व परफॉर्मेंस को नॉर्मल परफॉर्मेंस से जो डिवाइड करते हैं उसको हम परफॉर्मेंस रेटिंग बोलते हैं। परफॉर्मेंस रेटिंग इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच टाइम स्टडी engineer compares the performance of the operator under observation with his own concept of normal performance in mathematical terms. Performance rating is something like that. It is the ratio of observed performance to the normal performance. और उसको परसेंटेज में कर लिया तो ये आपका 100 से मल्टीप्लाई हो गया।
रेटिंग के बहुत से मेथड्स होते हैं, स्किल, एफर्ट, कंडीशन, कंसिस्टेंसी, वेस्टिंग हाउस, सिंथेटिक, ऑब्जेक्टिव, परफॉर्मेंस, ये आपके होते हैं। तो ये वेस्टिंग हाउस सिस्टम ऑफ रेटिंग है, सिंथेटिक है, पीडीटीएस में आता है, ये ऑब्जेक्टिव रेटिंग है, नॉर्मल टाइम, ये उसके बाद में अलाउंसेस है। अलाउंसेस जो है 3-4 तरह के होते हैं, पर्सनल नीड अलाउंस, फैटिग अलाउंस। पर्सनल नीड मतलब वर्कर बाथरूम जा रहा है, पानी पी रहा है, उसके वर्कर अलाउंस होते हैं। फैटिग अलाउंस जब थक जाता है वर्कर, बहुत ही मुश्किल काम है, टफ काम है, साइकोलॉजिकल काम है, फिजिकल काम है, स्ट्रेनस काम है, तो फैटिग अलाउंस देते हैं। इंटरफेरेंस है, एक मशीन दूसरे से इंटरफेयर, वहां देते हैं। प्रोसेस अलाउंस जो है आपके कि आइडलनेस है प्रोसेस के अंदर, उसको आप देते हैं। कंटीजेंसी आपके हो गई। स्पेशल अलाउंसेस होते हैं, शट अप, क्लीन, ये वो स्टार्टअप अलाउंसेस होते हैं, टूल चेंजिंग के होते हैं, और ये सब तरह के अलाउंसेस होते हैं। तो ये चीज जो है आपके टाइम स्टडी के अंदर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये आपका एक टाइम स्टडी आपको पूरी हमने जो दिया है उसमें आप पढ़ेंगे, बाकायदा देखेंगे टाइम स्टडी क्या चीज है इसके अंदर। तो अब जो वीडियो आप देख रहे थे उसको आप फिर से एक बार देखें और उसके बाद बताएं कि व्हाट आर दी स्टेप्स यू विल यूज इन परफॉर्मिंग ए टाइम स्टडी। ये मैं जॉब कराऊंगा नहीं, ये आपसे असाइनमेंट, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग इसको शॉप पे करेंगे, शॉप फ्लोर पे करेंगे। तो आप फिर से इस वीडियो को देखिए और वील अगेन डिस्कस दिस वीडियो। based on the work content and the contingency delay allowance. Now let us come to example number 3. In example number 3, we can see a different type of data is given. In previous cases, directly the observed time was given for a operation or a task. Here, the work has been divided into various elements. You can see that 5 work elements are there. These are the work elements, which is A, B, C, D and E. So you have 5 work elements. Their description is also given. The description is positioning the job, switch on and lower the drill. So when we look at the drill, we can very easily understand that it is the drilling operation. Then drill the hole, raise the drill and switch off, and remove the job from the jig, which is used for holding the job. So 5 work elements are there which add up to the drilling of hole operation. Now for each work element, the average observed time is also given. Now what is the average observed time for positioning of job? 0.25. Switch on 0.09, drill the hole 2.8, raise the drill 0.05 and remove job from the jig 0.15. So we have the observed time for each and every element of the task or operation. So there are 5 elements. The description is given, the observed time is also given. Then for each and every element, the rating is also given. So 80, 100, maybe for removing the job it is 110, and the relaxation allowance is given for each of the work elements. Now this is the data that is available. Now what is the problem statement? The problem statement says a worker operating on a machine performs the following elements. The description of the element, their observed time and the ratings are given. Now compute the standard time for the component, or for the, we can say, for this drilling operation. Okay, so for this operation now, which is comprising of 5 elements, for which observed time difference, if you can multiplying by the and some improvement, standard rating. So it is 0.25 into 0.8, that is nothing but 80 divided by the standard rating, that is 100. So we get this normal time for the first element as 0.5. Similarly 0.5 multi allowance, this is not a special, but this is
सर आवाज नहीं आ रही। ये ना मैं ये 2 वीडियोस हैं, तो ये सेकंड वीडियो मैंने लगाया था, मैं फिर से फर्स्ट वीडियो लगा रहा हूँ और थोड़ा सा बीच बीच में मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें उसमें हैं। और सर आपसे रिक्वेस्ट है, स्टडी मटेरियल भी शेयर कर दीजिएगा प्लीज सर। मैंने आपको टाइम स्टडी का पूरा दिया हुआ है, क्वेश्चन स्टडी का दिया हुआ है, और जब मैं आपको लैब कराऊंगा तो लैब में पूरा मैं आपको दूंगा, सारे स्टेप्स दूंगा। ये जो लेक्चर है ये आईटी एनपीटेल वाले हैं, ये आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ये तो अवेलेबल है। मैं फिर से देखिए आपको फर्स्ट वाला दिखा रहा हूं, फर्स्ट वीडियो उनका टाइम स्टडी वाला, उसमें देखिए बीच में दिखाऊंगा मैं आपको। as a input for the materials requirement planning. It can help as a input for finding out the cost of our belief for all 4 methods, for example. And then we can see that trying to find out the tools and techniques which can help us to set a standard time for doing a particular task. Which task, how the task has to be performed, what is the best way of performing that task, already we have understood in previous discussion on method study. So the outcome of the method study is the one best method, which is the most efficient, most effective, most productive method of doing a particular work. Now once we know that this is the method of doing this particular work, now we need to find out that how much time it will take to perform the work in the specified manner. The specified manner can be a sequence or the use of assistive device. The specified manner can also involve the basic micro motions or a particular sequence of micro motions. So depending upon the specified method, we now want to find out what is the standard time for required for performing the task following the standard sequence of operations. Also, sometimes the time is an important commodity. We may like to compare 2 or 3 or 4 different methods of doing the same job by finding out that which one is most time efficient. So we would like to find out or set the standard time for all methods, for all 4 methods, for example, and then we can see that out of the 4 methods, which one is giving us the minimum time at the defined level of performance. That is another criteria to be satisfied, and the same standard procedure has to be followed. Standard procedure means that what is the right way of doing the work, that has to be followed. So which means that now we are comparing 4 different methods. Out of the 4, as per our belief, the best method must take less time, but there are other criteria also which must also be satisfied. So our time standards or the standard time that we follow or that we find out is not only going to help us in one direction, but it is going to help us in multiple dimensions. It may be used as a input for the materials requirement planning. It can help us as input for finding out the cost of our product. It can also help us to decide the salaries, wages, incentives, bonus for our workers. So the time standards are really important, and by today we have understood 2 or 3 important terms related to setting the time standards. And what are these terms? The first one is the observed time, that we do by direct measurement, or sometimes we may use data which is already available with us to find out the time for the various work elements. So we may look for the available data and try to figure out the time for the defined work elements, or the work elements for which the standard, not the standard, but the data is already, or the time data is already available. So there can be different methods for that. So first thing is the observed time.
In many cases, we will divide the work into the individual elements, and for each element, we will try to do the direct measurement using the stopwatch and try to find out how much time that element will take to perform. And it is not a single reading. We may do an average of 10 readings or average of 20 recordings or average of 50 readings that we record using the stopwatch. So that is the first point. The first term that is clear to you by now is the observed time. In many books, you may find it maybe used as selected time also, but in our discussion we are using it as a observed time. The second important parameter that we have understood is the performance rating, because each one of us do the task at a different pace, so it has to be compared with the standard pace at which a able-bodied, who is physically fit, who is mentally alert, who is skillful, who is experienced, so the worker who has all these attributes, how much time he or she will take to perform the task. So we say that we have to establish a standard rate or a standard level of performance. So whatever rate at which or pace at which I am working, it may be faster than the standard pace or it can be slower than the standard pace, and therefore we use a concept of performance rating. So two important terms are now clear to you. First thing is the observed time, second is the performance rating. Now how to calculate the performance rating? We have already seen that there are different methods for finding out the performance rating. Just to revise, Westinghouse method was one method which was used or which can be used for finding out the rating or the performance rating. So now you know the observed time, you know the performance rating, and if you go back or refer back to the last session, we have talked about the various types of allowances that are given to the worker when we set the standard time. What are these allowances? We have seen that relaxation allowances, their delay allowances, their policy allowance. So there are different types of allowances which are added to the basic or the normal time to get the standard time. So basically now if you see, we have an observed time, that is number one. Then we have the performance rating. These two will give us the basic or the normal time, and to this normal time when we add the allowances, we will get the standard time. So just to revise what we have covered in the previous session, we can see that this was the slide which we have already seen. So there are different types of allowances, such as we give allowances for personal needs, such as drinking water, or in terms of time to overcome the basic fatigue. So there can be, depending upon the type of work being done, there can be variable fatigue also which is being caused to the worker. Then there are unavoidable delays. These also have to be accounted for in the allowances. Then there are special allowances that we have seen in the previous session, policy allowance and the rework allowance. Now policy allowance is usually given where the trade union has entered into a agreement or a memorandum of understanding with the management, and then in order to ensure a minimum wages, so this particular policy allowance is added while calculation of the wages. So we have policy allowance which are special, rework allowance. Many times it is understood that out of 100 pieces being produced, 3 pieces are going to be defective. So the time that will be required to rework on these 3 pieces can be added as an allowance or can be considered as an allowance, or that allowance in terms of time. So we can see that there are different types of allowances. So all these are the allowances which have to be taken into account. So this will give us the total allowances which have to be given. When we add these allowances to the normal time which we have already calculated, so normal time is calculated, if you all remember, it is calculated with the help of observed time multiplied by the rating factor. So we can very easily now get the normal time. So normal time is known to us. Allowances also we have already found out that during or for a particular type of work how much allowances must be given, and when we add the normal time and the allowances, we get our final data or the final
time standard which we call as the standard time, and this standard time calculation is the matter of discussion or is the objective for today's session. After the today's session, all of you must be able to solve simple problems related to calculation of the standard time. So today we are going to discuss 3 problems, very simple problems which will help us or maybe help you to revise one by one that how to calculate the standard time. So I think if you have understood it easily, there are 3-4 terms that are being used one again and again for observed time, rating factor, normal time, allowances, and finally the standard time. So all these will be used in mathematical form, in the form of, it is not going to be a very difficult mathematics, it is just going to be a matriculate level of mathematics involved, where we are going to use simple symbols such as, or simple actions such as addition, deletion, multiplication, division. So based on that we will be able to calculate the standard time. Now let us see maybe the method of calculation. The standard time is the product of 3 factors. So what are the 3 factors? The observed time, when it is multiplied by the performance rating factor, we get the basic, or other authors may use the normal time also. So this is the normal time, and in this when we add these allowances, personal delay, fatigue add plus policy allowance, rework allowance, different types of allowances, when they are added to the basic or the normal time, we get the standard time, and that is what is the topic that we are focusing on today. Now, how do we calculate the basic time? Already you know. First of all, let me clarify this point number 3. It is also called the normal time. So maybe in the previous sessions we have used the term normal time. So normal time or basic time, it is more or less same. So basic time is the time for carrying out an element of work at standard rating or standard level of performance. So how do we calculate the basic time? It is given, all of you know, observed time multiplied by the observed rating. Sometimes maybe suppose we give this observed rating as 120, standard rating is taken as 100. So whatever is the observed time, suppose it is x, so my basic time will become x into 120, which is the observed rating, divided by 100, which is the standard rating. So this will give me the basic or the normal time, and to this basic or normal time I will add the allowances to get the standard time. Standard time is a total time in which a job should be completed at standard level of performance. So standard time is the basic time, which we already know, which is the multiplication of observed time into the rating factor plus the allowances. Now how the allowances has to be accounted for in the calculation of standard time, there are different formulae which are used by different authors in different books. So we will see almost all of them. So the standard time can then be calculated by using, you can see standard time is the observed time multiplied by the rating factor into 1 plus these allowances. PDF, I think I have skipped this. Here is the word PDF coming into picture. So PDF basically is personal delay and fatigue allowances, and in many cases we may have the additional allowances also, such as the policy and the rework allowance. So here we see 1 plus the allowances. So what are these allowances? That is personal delay and fatigue allowances. Standard time can also be calculated as the normal time multiplied by 1 plus the allowances. So here it may so happen that the allowances are given as a percentage of the normal time, that the allowances as 10% of the normal time have to be given for the calculation of standard time. So in that case our mathematical relation becomes much simpler. Normal time we can calculate by multiplying the observed time with the rating into 1 plus the allowances. So the allowances are a percentage of the normal time.
Standard time can also be calculated as normal time into 100 divided by 100 minus percentage allowances. So maybe we can use any of these equations depending upon the type of data that is available with us. Now we will try to see some of the examples related to calculation of the standard time. So here you can see the standard time can be determined using the following techniques. So we can see we can calculate the standard time using time study, predetermined motion time system, standard data and work sampling. So currently we are trying to set the time standard using the most primitive type of direct measurement. We take the direct readings of the workers performing the various work elements. For each work element we may take number of readings and then take an average value of these number of readings, then multiply it by the rating factor, then add the allowances that have to be given, and thereby we get the standard time. But in predetermined motion time system, standard data as well as in work sampling, the approach will slightly be different, and we will learn this in our subsequent sessions. Let us take an example. On your screen you can see a very simple example. In a time study exercise, the time observed for an activity was 54 seconds. So this is the time observed for an activity, that is 54 seconds. Now it is maybe direct observation, so this time we can say as the observed time. So the observed time is 54 seconds. The operator has a performance rating of 120, so the standard rating is 100. So we can very easily calculate. Now if I try to solve this problem here, the solution is on the next slide. We have the observed time which is given to us is 54 seconds. Rating is given as 120, already given. A personal allowance of 10% is given. So we have seen personal delay as well as the fatigue allowance. So here only personal time allowance of 10% is given. So we can say allowance is 10%. So now determine the standard time. So for this activity, for which we have found out through direct observation that the time taken is 54 seconds, what is going to be the standard time? So let us now see. First of all, we will try to calculate the basic time, which will be equal to 54, that is the observed time, multiplied by the rating which is given, divided by the standard rating. So we will get this value, and to this value, suppose this is x. Now our standard time will be x plus the allowances. So allowances are already given. So we will try to see now what is the solution given. This is a standard approach for solving such type of problem. Now here you can see the normal time is observed time, which is 54 seconds, already given to us, multiplied by the performance rating which is given as 120, divided by standard rating. So 54 into 120 by 100. So this is the normal time. Whatever value we get here, it is used for the calculation of standard time. Standard time is normal time into 100 divided by 100 minus percentage allowance. So percentage allowance, if you see, is given 10% here. So we can very easily see standard time is 54 into 120 divided by 100 into 100 divided by 100 minus 10. So 72 seconds is the answer for this simple situation. So maybe you know now, simply we need to have a observed time, we need to have a rating, and if the rating is not available, the problem can be slightly more advanced level, that you need to first calculate the rating also depending upon the technique that has been specified. For example, you are given that calculate the rating using this method. So first you have to calculate the rating. Once you know the rating, then you need to multiply it with the observed time to calculate the normal or the basic time plus the allowances. So allowances also can be added into the normal time using different techniques. So here this particular standard approach has been followed, in which 100 divided by 100 minus percentage allowance is used. In other cases it can be easily calculated as, I can again write for you, standard time is equal to normal time into 1 plus allowances. So we can incorporate the allowances using this approach also.
which is already given. If we go back, you can see this was already given, normal time into 1 plus allowances. This is given here. So this is the answer, 72 seconds. Now let us see the another example. A stopwatch time study on an operator with a performance rating. So again, a performance rating is given, that is 120, yielded a time of 2 minutes. So observed time is also given. If allowance of 10%, here you can see 10% of the total available time are to be given, find the standard time of the operation. So here slight, you can say, variation is there in the way the allowances are specified. Allowances are specified as 10% of the total available time. So this we have to take into account when we do our calculation. Otherwise it is fairly simple. 2 minutes is given as the observed time, rating is given, standard rating, it will give us the basic time. And now in this case, the standard time that we need to calculate can be calculated as basic time into 1 plus the allowances. So we can calculate the basic time, and then we can, since the allowances are also given as the percentage, 10% of the total available time, so we can use this formulation here to calculate the standard time. Let us see whether the same has been used. The standard time of the operation is the basic time plus allowances, standard formula. Basic time is observed time, which is 2. In this case, let us see again. It is 2 minutes, so the observed time is 2 minutes. So observed time is 2 multiplied by rating factor is 120 divided by the standard rating factor, which is 100. So 2.4 minutes is the basic time. Allowances are 10% of the total available time. So the total available time is 2.4 here, basic time, into 10% of that, so 2.4 minutes. So the allowances are 10% of the total available time, and the total available time we have already calculated as 2.4 minutes. So 10% of that we have to calculate. The total available time is 2.4. 10% of that is 10 by 100. Oh, this is not correct. It must be 0.24 minute. So now we have already the allowances which are 10% of the total available time, and now we can calculate the standard time of the operation, which is the basic time. This is the basic time plus the allowances. Now what are the allowances? Allowances are 10% of the basic time. So here if you see, we are using a completely different method of accounting for the allowances. In previous case we have taken as the basic time into 100 divided by 100 minus allowances, and here we are taking normal time into 1 plus allowances, or normal time plus normal time into the allowances. So depending upon the situation and the way we have been given the data, we will be able to solve the problem and account for the allowances. The basic philosophy is that the worker needs some additional time for his attending to his personal needs. He may require sometimes a tool change, sometimes some unavoidable delay may be there, then there is interference, and there are different types of allowances that have to be accounted for. So therefore, again I am coming to the same point, that suppose a worker can produce a job in 1 hour and he is in the shop for 8 hours. So it is not mandatory that he will be able to produce 8 jobs. Why? Because there are different types of situations, allowances, unavoidable delays, fatigue, wear and tear of machine, tool breakage. So all these factors have to be accounted for in the form of allowances. And when we give the allowances, there can be different mathematical treatments, but the overall philosophy remains the same, that whatever is the basic work content, we need to reinforce it with certain allowances. Now here we have seen that normally it must have taken 2.4 minutes to perform that activity using a standard level of performance, but we are giving 0.24 minutes as the additional allowances. So the standard time becomes 2.4.
plus 0.24 as 2.64 minutes, which is the standard time for performing an activity which otherwise would have taken 2 minutes only. That is the, this is given here, this is the direct measurement, 2 minutes, but then we have added the allowances and the rating factor to bring it to 2.64 minutes. Now let us see another problem. This is example number 3 on your screen. Let us try to first understand the problem. An office worker wants to set standard time. So in all the problems we are trying to calculate the standard time, which is our objective. An office worker wants to set standard time to complete a task K. So the name of the task is task K. It is comprised of 3 job elements. So the total work or the task is divided into 3 job elements. And what is a job element? Please refer back to the previous discussion in which we have seen that a shirt is being stitched. So different work elements can be there for completing this task of stitching a shirt. So 3 job elements. One of the job elements in case of a example of a stitching of shirt can be fixing up of the buttons or a zipper, whatever the need may be. He clocked work elements and chose to take 6 cycles as shown in table. So 6 cycles of work have been done. The allowance for the task is, if you see, allowance for the task is 12%. The total allowance is given and the performance rating for each element is also given. So that will be given in the table which is given in the next slide. So what we need to do? We need to find the normal time, first question, standard time to complete the task, second question. So 2 things, 1 and 2, and if you have understood the concept, both are interrelated. You cannot directly go to the standard time, especially in case of where we have made the direct observation without calculating the normal time. So in case of time study or in case of direct observation of the work being done or the various elements being taken into account, we have to calculate first normal time, and from normal time we will then next go to the standard time. Now let us try to understand the problem. This is the problem. As you know, this task K is made up of 3 elements, element 1, element 2 and element 3. So cycles observed, 6 cycles have been observed. This is 1, 2, 3, 4, 5 and 6, and the data is given. Job element 1, in first cycle it took 15 minutes, second element took 30 minutes and the last element took 4 minutes. In the 6th cycle, first element took 14 minutes, second element took 23 minutes, third element took 4 minutes. So we can see here for all the 6 cycles, for each and every element the times have been recorded. The performance rating is also given, 100% for element 1 and 100% for element 3 and 110% for element number 2. So we have got the performance rating, we have got the time or the, we can say, for each cycle. Now what we need to do here? First we need to find out the average of this, and if you closely observe this data, there is a value of 45 which seems to be kind of a random value, because otherwise you see for job element 1, 6 readings are available with us for 6 work cycles. So in these 6 readings, if we see 15, 10, 13, 17 and 14, maybe they are nearby only. One reading is 45 which seems to be erroneous, so we can cross this reading. Similarly for next also 30, 20, 26, 72 seems slightly erroneous, so we cut this also. 25 and 23 are well within the range. In case of element number 3, 4, 3, 2, 3, 5, 4 all are in the range. So now what we need to do? We need to first calculate the
average time for each element. So we will see the solution now. Whatever I have told, I am again reading for you. We can see from the data that some of the observations are unusual, like the fifth observation for job element 1 and fourth observation for job element 2. So this is a 1, 2, 3, 4, fifth observation for job element 1 and fourth observation for job element 2. So both these we have to strike out. These are non-recurring observations which might be the result of some disturbance during the time study performance. So delete these unusual observations and compute the average time for all three job elements for the rest of the observations. So let us see. Now average time for job element 1, why we have taken 6 readings but we are dividing it by 5. Why? Because one reading, fifth reading, we have already discarded. So we are adding up all the individual time estimates or time recorded for 6 different, or in this case 5 different cycles, and dividing it by 5 and trying to find out the average time for job element 1. Similarly, you calculate average time for job element 2, and here also we are dividing it by 5 only, because although we have recorded the time for 6 cycles but we have discarded one time estimate or one time recording. Why? Because it was giving an erroneous or a maybe non-recurring type of value or a random value. So again divided by 5 we get the average time for job element 2, and similarly we get the average time for job element 3, and here it is divided by all the 6 values, because we are considering all the 6 values, so it is divided by all the 6, or it is divided by 6 because we have recorded the time for 6 cycles for all the 3 different elements of the task K. Now calculation of the normal time for each job element, average values are already given. So normal time is calculated, or the basic time is calculated by multiplying it by the rating factor. So 1 is coming because the rating factor is 100 divided by 100, so it is 1, so 13.8 into 1. Similarly 24.8, that is the time observed time or the average time for job element 2. So here this is being multiplied by the rating factor. This is 1.10. Why? Because the performance rating is given as 110 divided by 100, so this comes out to be 1.1. so 1.1 is being multiplied by the observed time. Then similarly for the third job element also 3.5, which is coming from here, multiplied by 1 because the performance rating is 100 divided by 100. So this way we calculate the normal times for each of the work elements. There are 3 work elements, so we have found out the normal times for the 3 work elements. Now we need to account for the allowances, which are given 12%. So total time to complete the task, now we can see normal time, it is 44.58 minutes. So the total normal time is 44.58 minutes. The standard time to complete the task considering allowance of 12%, we know this standard formulation, standard time is equal to normal time into 1 plus the allowances. So standard time is 44.58, which we have calculated as the total normal time, multiplied by, this is the total normal time, total normal time, which is coming from here, and we are multiplying it by 1 plus 0. These are the allowances which are already given in the problem. So we calculate the standard time for doing the task. So in this way we can very easily establish a standard time for performing the task. And I must address by the end of today's session that it is not something that we are doing only theoretically and we are using some mathematics to do the calculations. I must also emphasize that in industry also similar practices are used for setting up the standard times. And with the standard time as the basis, work is allocated to the workers, and workers have to prove their performance based on the work allocated to them based on the standard time. So with this we conclude the today's session. In next session जो है आपको 1 और 2 जो NPTEL की वीडियो है आप उसको फिर देख लीजिएगा, और टाइम स्टडी का मैंने
आपको मैं डिटेल मेल भी कर दूंगा, व्हाट्सएप भी कर दूंगा, व्हाट्सएप नहीं क्लास पे डाल दूंगा। गूगल क्लासरूम में अपलोड कर हाँ, और अब जो है कल मैं अगली बार में वर्क सैंपलिंग लूंगा, मैं यहाँ पे क्लास को बंद करूंगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, भेजिए। सर कोई असाइनमेंट क्यों नहीं दोगे अभी? नहीं अब नहीं होगा। काजिम ले ले भाई। क्या ले लो? अटेंडेंस होगी, अटेंडेंस होगी। सरप्राइज वो करने देते हैं। नहीं होगी, अटेंडेंस हो गई, सबकी हो गई, सब प्रेजेंट। भाई ले लियो, मेरी ले लियो है। अरे लगा दिया सबकी लगा।